Hello everyone, welcome to the Target Academy and we are going to discuss the previous year's paper of ASTU, Assam Science and Technological University. हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो कर रहे हैं यहाँ पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. दिस इज अ थ्योरी क्वेश्चन फॉलोड बाय न्यूमेरिकल प्रैक्टिस. न्यूमेरिकल क्वेश्चन होती है. तो आई डोंट थिंक कि बहुत सारे लोग इसको क्योंकि ग्रुप में दे रहा हूँ तो सॉल्व तो नहीं कर पा रहे हैं बहुत लोग. एंड इसको जब मैं पूछ रहा हूँ किसी से तो प्रिपरेशन इस लेवल तक का प्रिपरेशन है कि पीपल आर नॉट विलिंग टू इवन टेक पार्ट इन डिस्कशन. ये है क्या एंड एवरीथिंग एनीथिंग यानी कि स्टूडेंट्स অফ আসাম আমাৰ ইয়াত ষ্টুডেণ্টছবোৰ মুখস্থ কৰা ইমান উস্তাদ গোটেই মেকানিকেল বুকখনে মুখস্থ কৰি ল'ব. বুজি পাও নে নাপাও সেইটো বেলেগ কথা. दैट इज समथिंग एल्स. सो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. पहला क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ फेलियर. फर्स्ट इज मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी. को बता सकते हैं क्या होता है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी? एनीवन? Theories of failure. We are talking about theories of failure, right? So the first theory of failure is maximum normal stress theory. Can anyone tell me what is it? All of you? Aryan, any idea on this? Aryan, Yes, কি আইডিয়া আছে ম্যাক্সিমাম নরমাল স্ট্রেস থিওরি কি হয়? Samarjit, what about you? Any idea on this? What is maximum normal stress theory? sir. Hmm? Anything else? The quarters went away. Yes, কি? Sorry. Sorry. sir. Quarters went to failure with the quiz to sir maximum unit stress theory. Autogen core pahele yaar. We are talking about theories of failure. We are not talking about quarter joint or any other joint right now. Hai. We are just talking about theories of failure. Something that I have already given you guys in the task to complete. A theories of failure पढ़ के रखना है. Aryan, any idea from this maximum normal stress theory? Sir, to Rankine theory. কি বুলি কয়? What does it suggest? Rankine theory ঠিক আছে চলো. Rankine theory. What does it suggest? It is also known as Rankine theory in theories of failure. पढ़ाई करो. हाँ, इंस्टाग्राम पे रहने का जरूरत नहीं है. ठीक है, रील्स पे टाइम पार होगा, फिर डिग्री के बाद रील्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेगा इंटरव्यू में. आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, दे विल नॉट आस्क समय रैना का केस कहाँ कहाँ हुआ था. दे विल नॉट आस्क दिस. आई एम बीइंग ऑनेस्ट ऑन दिस. ठीक है, रैंकाइन थ्योरी सजेस्ट दैट टू प्रिवेंट फेलियर या फॉर नो फेलियर या फॉर सेफ डिजाइन. तो फॉर नो फेलियर के हिसाब से देखा जाए तो फॉर नो फेलियर sigma max or sigma major should be less than equal to, what is it guys, should be less than equal to sigma failure. यानी कि फेलियर स्ट्रेस से कम होना चाहिए. सिंपल सा बात है यार. फेलियर थ्योरी तो बोलेगा ना कि प्रिवेंशन ऑफ फेलियर को बताता है. तो प्रिवेंशन ऑफ फेलियर मतलब क्या कि फेलियर ना होने के लिए क्या होना पड़ेगा. तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फेलियर, Rankine theory suggests that, or maximum normal stress theory suggests that the maximum stress, the maximum value of stress या maximum value of या मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसको मैक्सिमम स्ट्रेस या मेजर प्रिंसिपल इसको बोलेंगे हम लोग मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस. अगर आप लोग भूल गए हो फोर्थ सेमेस्टर को तो याद दिला देता हूँ. सिग्मा मेजर is given as sigma x plus sigma y by 2 plus half of root under sigma x minus sigma y का स्क्वायर प्लस 4 tau स्क्वायर. ये चीज सिग्मा मेजर कैलकुलेट करते हैं. तो फॉर नो फेलियर सिग्मा मेजर शुड बी लेस देन सिग्मा फेलियर. मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है. ठीक है, और डिजाइन पर्पज से, फॉर डिजाइन पर्पज, फॉर डिजाइन पर्पज sigma major should be less than sigma failure
अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो हम लोग जब डिजाइन के लिए यूज करेंगे ना, तो हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करेंगे एक चीज, ठीक है। ये हुआ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। इसका डायग्राम आपको ड्रॉ करना होता है तो ऐसे करके स्क्वायर ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। ये इसमें दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू यू in the notes that I have discussed. It is given, the recorded video is also given, numericals भी ढेर सारा किया हुआ है इसके ऊपर। Let's see। फिर आता है maximum shear stress theory, ठीक है। Can anyone tell me what is maximum shear stress theory, all of you? Anyone? What is maximum shear stress theory? Anyone? Kavita, do you have any idea what is maximum shear stress theory? Sharmani, any idea? Anurag, any idea? Yes or no? Everyone? Samarjit, any idea now? No? No, sir. No. Sir, maximum shear stress theory to যেতিয়া এটা মেটেৰিয়েল ফেইল হ'ব, যেতিয়া আমি মানে তাৰ maximum shear stress limit টো আমি equal or greater than যদি আমি পাই যাওঁ, তেতিয়া মেটেৰিয়েলটো failure experience কৰিব। Greater than what? Greater than the maximum shear stress. Not the Greater or maximum. equal to. It is for no failure. For no failure, tau max should be less than equal to tau at failure. यानी कि yield shear stress हो सकता है या ultimate shear stress भी हो सकता है। फेलियर कैन बी एनीथिंग। फेलियर जैसे कि इस केस में सिग्मा फेलियर के बारे में बात करते हैं, तो ये सिग्मा फेलियर यील्ड पॉइंट पे भी हो सकता है, सिग्मा फेलियर अल्टीमेट पॉइंट पे भी हो सकता है। यील्ड पॉइंट इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन at which the permanent deformation starts. Ultimate point is the where जहाँ पे ब्रिटल मटेरियल्स में फ्रैक्चर स्टार्ट हो सकता है। डिपेंडिंग मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ये दिया हुआ रहेगा आप लोगों को कि कौन सा लिमिटिंग स्ट्रेस आपको यूज करना है। और tau max should be less than equal to tau failure। ध्यान से सुनना। तो ये tau failure अगर yield के हिसाब से, if it is based on yield, तो इसमें tau y yield shear stress बोलते हैं। और tau max अगर हम लोग को मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया हुआ है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया हुआ है, तो मैक्सिमम shear stress is given as major minus minor divided by 2। half of the difference between principal stresses is shear, यानी कि मैक्सिमम shear, ठीक है। इट शुड बी लेस देन इक्वल टू tau failure। अब ये tau failure सिग्मा yield by 2 भी हो सकता है और सिग्मा ultimate by 2 भी हो सकता है, depending upon whatever is the given criteria for design or for failure prevention। तो सिग्मा मेजर माइनस सिग्मा माइनर डिवाइडेड बाय 2 ऐसे करते हैं। तो या फिर फॉर डिजाइन के हिसाब से, फॉर डिजाइन पर्पस सिग्मा मेजर माइनस सिग्मा माइनर divided by 2 should be less than sigma yield by factor of safety divided by 2 or sigma ultimate divided by factor of safety divided by 2। हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं डिजाइन पर्पसेस के लिए। Am I clear all of you? Yes or no? तो जब आपको डिफाइन करने बोलेगा यहाँ पे डिस्क्राइब द थ्योरी फॉलोइंग थ्रू द फेलियर, आपको ये दोनों ऐसे लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट के साथ और डायग्राम के साथ। डायग्राम मेरे नोट्स में दिया हुआ है, काइंडली कंसल्ट। फिर आता है क्वेश्चन, अ सॉलिड शाफ्ट मेड ऑफ कमर्शियल cold rolled steel is subjected to a bending moment of 8 kilonewton meter and a torque of 12 kilonewton meter. Determine the required diameter of the shaft according to maximum shear stress theory. Can anyone tell me क्या है? यहाँ पे इसमें आपको टाउ वाई का वैल्यू दिया हुआ रहेगा यहाँ पे, या फिर मैक्सिमम शेयर का या शेयर स्ट्रेंथ दिया हुआ रहेगा। तो
shear strength will be given to you, या फिर shear strength आप निकाल सकते हो डिजाइन डेटा हैंडबुक से, वो आप लोग कंसल्ट कर लेना। shear strength आपको मान लो एक बार हो सकता है टाउ वाई कुछ ऐसे दिया होता है मटेरियल का। कौन सा मटेरियल है? कमर्शियल कोल्ड रोल्ड स्टील। अभी मैंने ये क्वेश्चन इसलिए निकाला है क्योंकि बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है, टॉर्क भी दिया हुआ है guys। तो ये क्वेश्चन के बारे में आप लोगों ने मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में पढ़ रखा है। दिस थिंग यू हैव स्टडीड इन मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। यू रिमेंबर दिस ऑल ऑफ यू? Where the shaft is subjected to both, it is subjected to combined bending and torsion. All of you. Shaft subjected to combined bending and torsion. तो फोर्थ सेमेस्टर का अच्छा से नहीं पढ़ा है तो अभी कुछ समझ में नहीं आएगा मशीन डिजाइन में। क्या होता है शाफ्ट सब्जेक्टेड टू कॉम्बाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन में? क्या क्या होता है गाइस? क्या क्या इक्वेशन यूज करते हैं? समरजीत, व्हाट आर द टू इक्वेशंस दैट वी यूज इन बेंडिंग एंड टॉर्शन? बता सकते हो? E by J, M by I is equal to sigma by Y is equal to E by R. दैट इज थ्योरी ऑफ प्योर। हाँ ठीक है। एंड Out of the E by J is equal to tau by R is equal to C theta by M. वेरी गुड। ये दो यूज करेंगे हम लोग, ये दोनों यूज करेंगे कॉम्बाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन में। एक से हम लोग सिग्मा का वैल्यू निकालेंगे और एक से हम लोग टाउ का वैल्यू निकालेंगे। क्यों निकालेंगे ऐसा? क्योंकि हम लोगों को कॉम्बाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन जब भी होता है, जब बेंडिंग की वजह से हम लोग के पास नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, टॉर्शन की वजह से शियर स्ट्रेस आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट सिग्मा मैक्स, ये निकालने का कोशिश करेंगे। सिग्मा मैक्स और सिग्मा माइनर दोनों निकालेंगे, यानी कि मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालेंगे। तो हम लोग को मालूम होता है, वी नो दिस इक्वेशन ऑफ सिग्मा मेजर एंड माइनर का इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस हाफ ऑफ रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर। This is given to you guys. This is known to you. If you study well, it will be known to you. प्लस मेजर के लिए होता है, माइनस माइनर के लिए होता है। तो हम लोग सिग्मा का वैल्यू निकालते हैं जैसे यहाँ पे। सिग्मा इज इक्वल टू एम बाई आई इंटू वाई, ठीक है। फिर आई यानी कि दिस इज एरिया मोमेंट इनर्शिया ऑफ द सॉलिड शाफ्ट, सर्कुलर शाफ्ट। इसका डायमीटर डी होता है। तो अगर डायमीटर डी है शाफ्ट का, तो आई का वैल्यू क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी? शानमोनी, कैन यू टेल मी व्हाट इज आई फॉर डायमीटर डी? शानमोनी, am I audible to you? Yes, sir. What is I for circular cross section diameter d के लिए? किमान है? Any idea? Pi d to the power 4 by 64. Yes, very good. So I'll have m by I. I is pi d to the power 4 by 64. Y is, how much is y then? Sigma max निकाल रहे हैं। d by 2. Very good. Because हम लोग न्यूट्रल एक्सिस से पर मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाते हैं। We talk about y max. So d से कैंसिल हो जाएगा, एक क्यूब 2 से चला जाएगा 32. So I'll have 32 will go into the top. 32 m by pi d cube. This is sigma max. यानी कि सिग्मा मेजर, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू बेंडिंग। इसमें सिग्मा मैक्स का सिग्मा ले लेते हैं। चलो अब टाउ की वजह से, तो हमारे पास टाउ, इसको मैं अलग से लिखूंगा, ठीक है बाद में। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सो इफ वी यूज टाउ एंड टी, यानी कि टॉर्शन दिया हुआ है, तो वी विल हैव, प्लीज पे अटेंशन, तो t बाई जे होता है पाई डी टू द पावर 4 बाई 32 इंटू आर। आर चला जाएगा तो आर इज डायमीटर बाई 2, मैक्सिमम रेडियस टाउ। तो 2 से चला जाएगा 16, डी कैंसिल हो जाएगा, क्यूब। आई हैव 16 t बाई पाई डी क्यूब इज इक्वल टू टाउ। Am I clear, all of you? Yes or no? All of you guys, is it clear?
Yes, sir. सबको क्लियर है ऑल ऑफ यू? ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर हम लोग इसमें यहाँ पे अगर हम लोग न्यूट्रल एक्सिस ऐसे लेते हैं, इफ आई सी अ क्रॉस सेक्शन, सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग अगर होता है, जैसे कि अगर शाफ्ट जो है वो अगर सैगिंग हो गया, ऐसे हो गया, तो ऊपर वाले पोर्शन में क्या होगा? ऊपर वाले पोर्शन में क्या होगा? कंप्रेशन होगा, और नीचे वाले पोर्शन में क्या होगा? टेंशन होगा। तो टेंसाइल मैक्सिमम, कंप्रेशन मैक्सिमम, यानी कि सिग्मा टी मैक्सिमम है यहाँ पे, और सिग्मा यहाँ पे भी मैक्सिमम है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होगा। सिग्मा का वैल्यू यही आएगा, मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है। इट इज ओनली एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन, ये सिग्मा एक्स का काम करेगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी सिग्मा नहीं है, यानी कि सिग्मा वाई 0 होगा। तो जब सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स का वैल्यू ये है, सिग्मा वाई 0 है, तो हमारे लिए, और टाउ यहाँ पे दिया हुआ है, तो आई हैव सिग्मा मेजर, इट विल बी गिवन एज, यानी कि मैक्सिमम, या चलो मेजर माइनर को हम लोग 1 2 लिख देते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट 1 2। दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2, इक्वेशन था ना ऐसे करके, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस माइनस हाफ ऑफ रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। हम लोग ये इस पे क्यों जा रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग दिस बिकॉज द क्वेश्चन गिवन टू यू हैज बोथ बेंडिंग मोमेंट एज वेल एज टॉर्शन, ट्विस्टिंग मोमेंट भी है, दोनों है। तो दोनों का इफेक्ट को निकालेंगे हम लोग, और उससे हम लोग देखेंगे कि क्या करना है हम लोगों को, व्हाट वी हैव टू डू। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सिग्मा वाई 0 है गाइस, सिग्मा वाई 0 है, क्योंकि एवरी काइंड ऑफ स्ट्रेस इज एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स में कितना है? 32m बाई पाई डी क्यूब डिवाइडेड बाई 2, नीचे 2 है, प्लस माइनस हाफ ऑफ रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर, सिग्मा वाई 0 है, तो आई हैव सिग्मा एक्स का स्क्वायर, तो 32m बाई पाई डी क्यूब का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, 4 इंटू 16t बाई पाई डी क्यूब का स्क्वायर। ये जो रिलेशन डिराइव कर रहा हूं मैं, ये डेरिवेशन भी आप लोग को आता है। डिराइव द रिलेशन फॉर इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट और इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट फॉर ए शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बोथ कंबाइंड या कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन के लिए। ठीक है। तो यहां से 2 से कैंसिल हो जाएगा 16, तो आई हैव 16m बाई पाई डी क्यूब सिग्मा 1 2 प्लस माइनस हाफ ऑफ, तो ध्यान से देखो, तो ये 4 अगर अंदर चला जाए, देखो, तो 2 इंटू 16t बाई पाई डी क्यूब को अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा, यानी कि 4 अंदर जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 16 क्या हो जाएगा? 32m बाई पाई डी क्यूब प्लस दिस इज 32t बाई पाई डी क्यूब का स्क्वायर रूट अंडर, so I'll have 16m by pi d cube plus minus half of 32m by pi d cube का स्क्वायर, 32 m नहीं, 32 by pi d cube का स्क्वायर, 32 by pi d cube का स्क्वायर कॉमन है, कॉमन लेंगे, फिर स्क्वायर रूट के बाहर भी आ जाएगा वो 32 by pi d cube, अंदर बच जाएगा हमारे पास m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। तो हमारा मेजर एंड माइनर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहां से 2 से कैंसिल हो जाएगा 16, तो आई हैव 16 बाई पाई डी क्यूब m प्लस माइनस रूट अंडर m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ऐसे, या फिर अगर आप हाफ कॉमन ले लेते हो, 16m बाई पाई डी क्यूब 16 बाई पाई डी क्यूब है, तो अगर आप हाफ कॉमन ले लेते हो तो यू विल गेट 32m बाई पाई डी क्यूब, और यहां से ऐसे लिख सकते हो गैस, नो प्रॉब्लम। तो दिस इज, चलो ठीक है, एक बार ऐसे भी कर देते हैं, सिग्मा 1 2, ठीक है। तो 32 हाफ ऑफ m बाई 2 प्लस यहां से 2 रह जाएगा, तो इसको हम लोग अगर ऐसे लिख देंगे गैस, प्लीज पे अटेंशन, इस फॉर्म में लिखते हैं 32, इसको यहाँ पे 32 ही रहने देते हैं, लेट अस सी। तो हाफ 32, अगर हम लोग 32 बाई
पाई डी क्यूब को कॉमन ले लिया, तो पहला वाला टर्म में 16 है, यानी कि हाफ कर देंगे, तो हाफ ऑफ m प्लस माइनस हाफ ऑफ रूट अंडर m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये ऐसा आएगा। देख लो, पहला वाला टर्म यानी कि 32 को पहला वाला टर्म से मल्टीप्लाई करो तो 32/2 इज 16 m बाई पाई डी क्यूब प्लस माइनस हाफ ऑफ 32 जो है वैसे आ जाएगा। ये इस फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि सिग्मा इन केस ऑफ बेंडिंग इज इक्वल टू 32 m बाई पाई डी क्यूब, ऐसे लिखते हैं। तो सामने जो 32 इसमें भी है, 32 इसमें भी है, पाई डी क्यूब इसमें भी है, पाई डी क्यूब इसमें भी है, यही सिग्मा 1 2 जो होता है, ठीक है। 32 बाई पाई डी क्यूब, जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग एम ई लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, दिस इज नोन एज इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज गाइस। तो यहाँ पे हम लोग को चलो मेजर मिल गया, ये माइनर मिल जाएगा माइनस साइन के साथ। तो सिग्मा मेजर कैन बी रिटन एज, देख लो, सिग्मा मेजर इज रिटन एज 16m, या फिर चलो इसमें लिख देते हैं 32 के फॉर्म में लिख देते हैं। तो 32 बाई पाई डी क्यूब m/2 प्लस हाफ ऑफ रूट अंडर m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, एंड सिग्मा माइनर, इसको सिग्मा 1 लिख देते हैं, सिग्मा माइनर सिग्मा 2, 32 बाई पाई डी क्यूब m/2 माइनस हाफ ऑफ रूट अंडर m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 करते हैं अगर, इफ आई गो फॉर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, सिग्मा 1 में 32m बाई पाई डी क्यूब बाई 2 है, 32m बाई पाई डी क्यूब दोनों है गैस, कैंसिल हो जाएगा। चेक करो, तो चेक करो, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा गैस, पहला टर्म कैंसिल हो जाएगा। फिर दूसरा टर्म है हाफ ऑफ दिस माइनस ऑफ माइनस, तो प्लस हो जाएगा, पहला हाफ ऑफ रूट अंडर m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो पहला हाफ ऑफ रूट अंडर m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। सो हाफ और हाफ मिलके कितना हो गया, रूट अंडर m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 यहाँ पे भी आ जाएगा। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 क्या होता है, टाउ मैक्स, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, यानी कि टाउ मैक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ रूट अंडर m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको डिजाइन करने बोला है, ये आपको इस इक्वेशन तक पहुंचाने के लिए मैंने आपको फिर से पढ़ाया है कि इफेक्टिव या कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन में होता क्या है। सो दे आर आस्किंग यू टू डिजाइन या रिक्वायर्ड डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, इसका शियर स्ट्रेंथ दिया होगा क्वेश्चन में, मुझे नहीं मिला था, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर गायब था, तो जितना मिला उससे मैं दिखा देता हूँ। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कुछ नहीं दिया हुआ, यानी कि 1 है, तो टाउ मैक्स, तो टाउ मैक्स हो जाएगा हाफ ऑफ रूट अंडर m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू टाउ एट टाउ फेलियर, ये आपको दिया होगा, ये आपको मटेरियल स्ट्रेंथ दिया होगा क्वेश्चन में। Am I clear all of you? Yes or no? Yes, sir. एक और चीज, Yes, sir. एक और चीज गलती हो रहा है हम लोगों से, यहाँ पे 32 तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा ना, 32 तो सिर्फ m नहीं है, अंदर में मल्टीप्लाई भी होगा, तो 32 कॉमन रहेगा गाइस, 32 बाई पाई डी क्यूब कॉमन रहेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, we'll have 16 बाई पाई डी क्यूब m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। सो I'll have this, try to understand guys, tau max यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे 32 रहेगा, तो we'll have this as, चलो सॉरी, हाँ एक चीज गलती हो गया यहाँ पे, सिली मिस्टेक्स। तो यहाँ पे हाफ ऑफ, देखो 32 तो बाहर है ना, ये तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 32m बाई पाई डी क्यूब बाई इंटू 2, यानी कि पहला वाला पार्ट, तो इसको अगर हम लोग खोल दें, पहला 16m बाई पाई डी क्यूब फर्स्ट थिंग प्लस 16 बाई पाई डी क्यूब रूट अंडर m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अगर हम लोग इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, फिर नीचे वाला भी 16m बाई पाई डी क्यूब माइनस साइन 16 बाई पाई डी क्यूब रूट अंडर m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ऐसे कैसे। तो जब अगर इसको माइनस करते हैं, जैसे सिग्मा 1, जैसे सिग्मा 2, दिस माइनस दिस, तो ये कैंसिल हो गया, दिस माइनस दिस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो आई हैव सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 जो है इट कैन बी रिटन एज दिस इंटू दिस माइनस दिस, तो माइनस माइनस प्लस ट्वाइस हो जाएगा, तो ट्वाइस इंटू 16 बाई पाई डी क्यूब रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अगर ये 2 को नीचे ले आओ तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 यही हो जाएगा टाउ मैक्स इज इक्वल टू 16 बाई पाई डी क्यूब रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो टाउ मैक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे 16 आएगा, 16 बाई पाई डी क्यूब, इसको मैं ऐसे यहाँ पे 16 बाई पाई डी क्यूब आएगा इंटू एम स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। तो ये अगर मेटेरियल स्ट्रेंथ आपको दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, एम 8 दिया हुआ है, टी जो है 12 दिया हुआ है, लेकिन किलो न्यूटन मीटर में है गाइस, किलो न्यूटन मीटर में है, डायमीटर आपको निकालना है एमएम में, और फेलियर स्ट्रेंथ जो है मेटेरियल स्ट्रेंथ ये आपको मेगा पास्कल में दिया रहेगा, और ये 8 किलो न्यूटन मीटर है गाइस, प्लीज पे अटेंशन। तो दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻6 न्यूटन एमएम, किलो न्यूटन के लिए 10⁻3, मीटर के लिए 10⁻3, 10⁻6, तो आई हैव 12 इंटू 10⁻6 न्यूटन एमएम, उसका स्क्वायर करोगे 10⁻6, 10⁻6 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो 10⁻6 हो जाएगा इस, आई हैव 16 इंटू 10⁻6 बाई पाई डी क्यूब, 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, तो 8208 ऐसा कुछ आएगा। इट शुड बी लेस देन इक्वल टू ऑफ फेलियर, यहाँ से डी क्यूब उधर ले जाओ, ऑफ फेलियर को नीचे ले आओ, डी का वैल्यू क्यूब रूट करके निकाल लो, दिस क्यूब रूट करके जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी योर डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। आप लोग को सिर्फ और सिर्फ अगर प्रैक्टिस करोगे तब जाके आप लोगों को ये चीज याद रहेगा। इस क्वेश्चन में यहां से भी स्टार्ट करने से होता, आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो फॉर कॉम्बाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द शाफ्ट मटेरियल इज गिवन बाय दिस। एक और चीज बता देता हूं इसमें आप लोगों को, टाउ मैक्स में ऐसे दिया हुआ था, टाउ मैक्स हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे इक्वेशन ऑफ प्योर टॉर्शन से, कि टाउ मैक्स कहा गया, जस्ट टाउ इज इक्वल टू 16t बाई पाई डी क्यूब, 16t बाई पाई डी क्यूब, तो यहाँ पे 16 बाई पाई डी क्यूब तो है ही, जो बचा हुआ पार्ट है ना वो टीई है, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट या इक्विवेलेंट टॉर्शन है फॉर कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन। ये कहानी यहाँ पे ऐसे होगा पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन, दिस इज अमेजिंग क्वेश्चन, दिस इज रियली गुड क्वेश्चन। चाहे तो आप लोग एआई लगा लो, एआई यूज कर लो, जेमिनाई यूज कर लो, जो यूज करना है, क्योंकि आजकल स्टूडेंट लोग बहुत सातिर हो रहे हैं ना, चालाक, कि एआई से निकाल लेंगे आंसर और बोलेंगे कि हाँ भाई सब हो गया, और फिर क्या होगा जब एग्जाम में या इंटरव्यू में पूछेगा तब तो दिमाग तो काम नहीं करेगा, तो जेमिनाई दिमाग में नहीं है, फोन में, तो प्रॉब्लम हो जाएगा आंसर देने में। अब देखो यहाँ पे आप लोग कितना समझते हो क्वेश्चन को, हम लोग देखते हैं, लेट अस सी, क्योंकि ये क्वेश्चन समझोगे नहीं तो सॉल्व होगा नहीं। तो वी हैव अ सॉलिड शाफ्ट इज सपोर्टेड ऑन 2 bearings 1.5 मीटर अपार्ट, ठीक है, एंड रोटेट्स एट 400 rpm. 2 pulleys are located on the shaft at a distance of 500 mm and 1200 mm respectively to the right of the left hand bearing. लेफ्ट हैंड बियरिंग से मेजर कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से, यानी कि अगर हम लोग शाफ्ट को ऐसे ड्रॉ करते हैं, सॉरी, इफ आई ड्रॉ द शाफ्ट, जस्ट अ मिनट, ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे, ठीक है, ये मेरा शाफ्ट है। तो ये शाफ्ट जो है ये बियरिंग पे माउंटेड है गाइस, दिस इज माउंटेड ऑन अ बियरिंग दोनों साइड में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इधर वाला जो बियरिंग है दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ द बियरिंग, दिस इज शाफ्ट विथ डायमीटर डी। डायमीटर कितना है नहीं पता है, वही तो डिजाइन करना है, यू हैव टू डिजाइन द शाफ्ट ड्राइव।
तो सॉलिड शाफ्ट इज सपोर्टेड ऑन टू बियरिंग्स 1.5 मीटर अपार्ट। तो ये 1.5 मीटर के अपार्ट पे है गाइस, ठीक है। रोटेट्स एट 400 आरपीएम, यानी कि n रिवॉल्यूशन पर मिनट इज गिवन टू यू 400 आरपीएम। आस्तु है, हाँ? पहले बता देता हूँ आपको, पेपर में ही है 20 मार्क्स का क्वेश्चन। So two pulleys are located on the shaft at a distance of 500 mm and 1200 mm. 1500 mm का है अगर shaft, तो 500 mm बोले तो यहाँ पे हो जाएगा। एक पुली यहाँ आएगा और एक पुली 1200 mm पे यहाँ पे आएगा, ठीक है। The diameters of the pulley are 800 mm and 500 mm respectively. तो ये 800 mm diameter है पुली का, ये एक पुली है, और ये 500 mm है पुली का, और ये पुली 500 mm के डिस्टेंस पे है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड बियरिंग, और ये वाला पुली जो है, जस्ट मिनट, ये वाला जो पुली है ये 1200 mm के डिस्टेंस पे है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड बियरिंग, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड बियरिंग। फाइन। 45 किलोवाट इज सप्लाइड टू द 500 mm diameter pulley. तो 500 mm diameter pulley through this 500 mm diameter pulley through a horizontal belt, and the 1200 mm pulley, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक किया है इन्होंने, ये 500 mm diameter pulley नहीं है, ये यहाँ पे 500 mm पुली है, यानी कि वो डिस्टेंस पे मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि 500 mm पुली पे 45 किलोवाट का पावर सप्लाई हुआ, और 1200 mm पुली पे पुली डिलीवर्स पावर थ्रू अनदर बेल्ट ड्राइव, यानी कि ये अलग बेल्ट ड्राइव पे चल रहा है, ये अलग बेल्ट ड्राइव पे चल रहा है। तो डिस्टेंस के लिए बोल रहा है लोग। 45 किलोवाट इज सप्लाइड टू 500 mm पुली थ्रू ए हॉरिजॉन्टल बेल्ट ड्राइव, एंड 1200 mm पुली, 1200 mm पे डिस्टेंस पे जो पुली है उस पर एक दूसरा बेल्ट ड्राइव है। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लाइन समझ में नहीं आ रहा होगा लोगों को। 1200 mm पुली which delivers power through another belt drive inclined at 60 degree with the horizontal downwards. इसका मतलब क्या है guys? कोई बता सकता है? Anyone who can tell me what does it mean? कि देख तो कौन कौन है यहाँ पे, अच्छा लगा है, ठीक है। कोई बता सकता है यहाँ पे क्या हो रहा है? ये क्या बोल रहा है लोग? 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड्स। एनीवन? Samsung, any idea? Aryan, any idea? No, sir. No idea. Anurag, any idea? क्या हो रहा है? Kavita, any ideas in this case? सर 60 ডিগ্ৰী to pressure angle হয় চাগে। प्रेशर एंगल तो गियर दिया নাই না তোমাক, বেল্ট ড্রাইভ আছে যোনটো পুলিকেইটাৰ যোনটো কানেকশ্যন সেইটো মানে হৰাইজেণ্টেলি থাকিব, দুটা এৰেঞ্জমেণ্ট থাকে বেচিকলি, হৰাইজেণ্টেল আৰু ভাৰ্টিকেল। ইয়াত মানে হৰাইজেণ্টেল এৰেঞ্জমেণ্টটোৰ কথা কোৱা হৈছে, তো 60 ডিগ্ৰী এংগল ফৰ্ম কৰি পেলাই বনোৱা। चलो देखते हैं, आप लोग गलत है फिर भी। मैं आपको बता देता हूँ क्या है। पहला जो पुली है दैट इज अ 500 mm पुली, जो है 500 mm के डिस्टेंस पे जो पुली है उस पर एक हॉरिजॉन्टल बेल्ट ड्राइव रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल। तो शाफ्ट को अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, इफ आई ड्रॉ द शाफ्ट समथिंग लाइक दिस, तो पहला पुली हम लोग को यहाँ मिलेगा, यहाँ पे जो पुली 800 mm का डायमीटर का पुली है, तो पहला वाला पुली जो ऐसे मिलेगा। तो डायग्राम अगर क्वेश्चन पढ़ के इमेजिनेशन नहीं बना पाया तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, तो जो तो लिख के आने से होगा नहीं। अब कहीं कोई कॉलेज में तो ये बोला जाता है कि हीट ट्रांसफर में आप कुछ और लिख के आ जाओ, उसका भी मार्क्स मिल जाएगा, तो स्टूडेंट तो खुश हो जाएंगे ना भाई।
तो ये हमारा ऐसे जा रहा है शाफ्ट, ऐसे करके, और दूसरा शाफ्ट जो है वो 500 mm का है। तो 500 mm का शाफ्ट कुछ ऐसे गाइस, ठीक है। पहला वाला शाफ्ट जो है वो 800 mm का है डायमीटर। जस्ट मिनट, आर्यन एंड समरजीत, स्पेसिफिकली बोथ ऑफ यू एंड जितने लोग भी यहाँ पे, Yes, sir. आप लोग अभी से कोई भी क्लास मिस नहीं करोगे। इज इट फाइन? ठीक है। ठीक है सर। Just because why I'm saying this, because if you attend the live classes, you will get to know where you guys are standing right now. Recorded lecture तो कोई YouTube में भी recorded lecture है, but that doesn't show you your real situation right now. Doesn't show you that. अब ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसके ऊपर टास्क तो हो चुका है, ऐसा क्वेश्चन मैंने करा भी रखा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे करना। वही बात है। तो पहला वाला जो शाफ्ट है, पहला वाला जो पुली है, वो हॉरिजॉन्टल बेल्ट ड्राइव है, ऐसे कर रहा होगा, दिस इज द बेल्ट ड्राइव, और यहां से एक ऐसे निकल रहा होगा, ठीक है। और दूसरा वाला जो है, पे अटेंशन ना, थोड़ा सा इसको मैं ये कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। और दूसरा वाला जो पुली है, ठीक है, उस पे एक बेल्ट ड्राइव लगा हुआ है, delivers power through another belt drive inclined at 60 degree with the horizontal downwards, नीचे की तरफ, यानी कि ये horizontal direction है। अगर if this is the horizontal direction, sorry, समझना अच्छे से। हाँ, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऐसे है तो ये भी हॉरिजॉन्टल है गाइस, ऐसे करके। तो हॉरिजॉन्टल से मेजर करोगे नीचे की तरफ तो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, यानी कि बेल्ट ड्राइव इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, यानी कि दिस बेल्ट ड्राइव इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है। अगर आप एंड व्यू देखते हो, एंड से व्यू करते हो, तो आपको शाफ्ट का डायमीटर, यानी कि पहले बात तो बड़ा वाला पुली का डायमीटर दिखाई देगा आपको, ऐसे करके, ठीक है। उसके बीच में आपको शाफ्ट का डायमीटर दिखाई देगा, ऐसे करके, और उसके इससे पीछे जो है वो 500 mm का है, तो वो हिडन लाइंस में दिखाई देगा आपको, ऐसे करके। मशीन असेंबली एंड मशीन ड्राइंग, जिसमें आज तक भी बैक लगता है लोगों का, तो ये कहानी है। दिस इज द शाफ्ट डायमीटर। तो पहला वाला जो पुली है, दिस इज द 800 mm डायमीटर पुली, दिस इज 800 mm, और ये 500 mm है, दिस इज 500 mm। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये 500 mm का पुली है डायमीटर। तो 800 डायमीटर पे जो बेल्ट ड्राइव लगा हुआ है वो हॉरिजॉन्टल है, वो हॉरिजॉन्टल है। और ये वाला जो पुली है, इस पे वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो उसमें हॉरिजॉन्टल तो ऐसे होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है क्या बेल्ट ड्राइव। तो इट इज यहां से अगर 60 डिग्री लेते हैं अगर ऐसे करके, तो बेल्ट ड्राइव ऐसे जा रहा होगा, ऐसे करके, यहां से ऐसे करके ऐसे निकाल देता है, फिर यहां से ऐसे कर देता है। तो ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे। समझ में आया ऑल ऑफ यू? ऑल ऑफ यू इंक्लाइंड एट 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स क्यों बोला? क्योंकि हॉरिजॉन्टल के कॉरस्पॉन्डिंग ये डाउनवर्ड्स है। अगर अपवर्ड बोलता तो 60 डिग्री अपवर्ड हम लोग ऐसे लेते हैं। कविता बुझी पाई है क्या? Yes, sir, pass. है ना? So this is the कहानी, this is the way we should imagine the questions। और आस्तु का क्वेश्चन है, I am telling you this question is 5 times more difficult than any competitive examinations that you might face for your placements or whatever। तो आप लोग को लगता है कि गेट टफ है और यूनिवर्सिटी पार कर ले हो जाओ भाई,
आप ये क्वेश्चन अगर अच्छा से पढ़ के सॉल्व कर लोगे ना, आपसे गेट का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। माई गारंटी, दिस इज माई गारंटी ऑन गेट एग्जामिनेशन। अगर आपने यूनिवर्सिटी का सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ लिया ना, आपसे गेट का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। दिस इज समथिंग आई टेल वेरी फॉर्मली टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, बट मानना नहीं मानना अपने ऊपर है। तो पहला वाला जो बेल्ट है उसमें टेंशन T1 टेंशन T2 रहेगा, और दूसरा वाला जो बेल्ट है उसमें टेंशन T3 टेंशन T4 रहेगा। ऐसे तब ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ना भाई। देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो T1 T2 T3 T4 ऐसे दिया हुआ है। अब आप लोगों को ये चीज मेंशन किया हुआ है, देखो आप डिजाइन द शाफ्ट ड्राइव कैसे डिजाइन करोगे आप। एन आरपीएम दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट तो पता है नहीं भाई। सो डिजाइनिंग द शाफ्ट ड्राइव तो यही तो जानना है कि डायमीटर कितना हो। तो पावर डिलीवरी कितना हो रहा है, 45 किलोवाट। एक बार में एक शाफ्ट एक ही पावर डिलीवर करेगा ना, द पावर वुड बी 45 किलोवाट। ठीक है, तो 45 किलोवाट इज सप्लाइड टू 500 mm पुली। 500 mm के पे जो पुली है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पुली, एंड द सेकेंड पुली इज द डिस्टेंस ऑफ 1200 mm। ठीक है, ये रहा। तो ये वाला पुली से हॉरिजॉन्टल बेल्ट ड्राइव जो है वो 45 किलोवाट पावर डिलीवरी कर रहा है। ठीक है, and the 1200 mm pulley drive delivers power through another belt drive inclined at 60 degree with the horizontal downwards. In both the cases tension ratio का मतलब होता है रेशियो ऑफ बेल्ट टेंशन। तो पहला वाला जो पुली है उसका बेल्ट टेंशन से T1 एंड T2, तो उसका रेशियो T1 एंड T2 का रेशियो है 3 इज ऑल्सो इक्वल टू T3 by T4। तो रेशियो 3 है, इसका मतलब T1 इज ग्रेटर देन T2, यानी कि T1 इज ऑन द टाइट साइड, T2 इज ऑन द स्लैक साइड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में इसके जैसा एक और क्वेश्चन आता है जिसमें आप लोगों को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मेंशन कर देगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे देगा। ठीक है, और आपको एंगल ऑफ रैप, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रैप यहाँ पे भी दिया हुआ है, यानी कि 180 डिग्री दिया हुआ है, विच इज पाई। एंगल ऑफ रैप का मतलब हो गया कि जो बेल्ट है यहां से कांटेक्ट बनाता है और ऐसे गोल घूम के यहां तक जाता है, तो यहां से लेके यहां तक का एंगल पाई है गाइस। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रैप। इसमें भी यहां से लेके यहां तक तो पाई 180 डिग्री, किसी में ज्यादा होता है किसी में कम होता है। क्रॉस बेल्ट ड्राइव होता है जिसमें बेल्ट ऐसे क्रॉस कर देंगे, उसमें एंगल ऑफ रैप 180 से ज्यादा हो जाएगा, 220 240 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो हमारे पास रेशियो ऑफ बेल्ट टेंशन दिया हुआ है 3, और एंगल ऑफ रैप भी दिया हुआ है, पावर डिलीवरी भी दिया हुआ है, और एन आरपीएम भी दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो एक बात बताओ, यहाँ पे अब बेल्ट ड्राइव डिजाइन करने के लिए या फिर आपको शाफ्ट ड्राइव डिजाइन करने के लिए, आपको डायमीटर ऑफ द शाफ्ट पता करने के लिए, आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, पुली के वजह से पुली घूम रहा है, पुली का वेट नहीं दिया हुआ है, पुली पे लग रहा है टेंशन T1 T2 लग रहा है। तो ये बेल्ट यानी कि शाफ्ट को हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे करके बेंड करना चाहेगा, ऐसे करके T1 T2, और T3 T4 ये इसको दूसरे प्लेन में बेंड करना चाहेगा। तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्सेस, दिस टेंशंस इन द बेल्ट, द शाफ्ट विल बेंड। शाफ्ट में बेंडिंग होगा, शाफ्ट में बेंडिंग होगा तो बेंडिंग मोमेंट आएगा, और ये रोटेट भी कर रहा है, और T1 T2 क्या टॉर्क भी लगा रहा है, बिकॉज बेल्ट ड्राइव में टॉर्क लगता है, टॉर्क की वजह से घूमता है, तो टॉर्क की वजह से टॉर्शन आएगा। तो रोटेशन एंड टॉर्शन, तो टॉर्शन देयर विल बी वन थिंग कॉल्ड टॉर्शन, देयर विल बी समथिंग कॉल्ड बेंडिंग। तो कॉम्बाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन से फिर से हम लोग डिजाइन करेंगे यहाँ पे। Am I clear all of you? Am I clear to all of you guys? Yes or no? Sir. समझ में आया? ये इसलिए क्वेश्चन टफ है। तो यहाँ पे डायमीटर हाँ। दिया, हाँ को
স্যাৰ প্ৰেছাৰ এংগলটো আৰু ইয়াত এংগল অফ ৰেপটো যে দিছে মানে প্ৰেছাৰ এংগলো কেতিয়াবা দিয়া থাকে ন কুৱেশ্যনত, তো The প্ৰেছাৰ এংগলটো pressure angle is given in gears. These are pulleys. Have the basic difference. These are pulleys. Pulleys are belt and rope drive. Gears are gear drive, gear trains. The pressure angle is the angle at which the gears are meshing. तो वहां पे गियर का प्रेजेंस में जो प्रेशर एंगल होता है, तो दैट प्रेशर एंगल इज यूज्ड to determine at which angle the forces are being applied while the gears are in mesh. But in case of pulley, this is a belt drive and rope drive. This is a case of belt drive. बेल्ट ड्राइव में कोई एंगल प्रेशर एंगल का बात नहीं आता, यहाँ पे एंगल ऑफ रैप आता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आता है, टेंशन इन द बेल्ट आता है, बस। तो हमारे पास टेंशन इन द बेल्ट जब तक निकालेंगे नहीं तब तक हम लोग को पता नहीं चलेगा इस पुली पे इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है और इस पुली में इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, पता तो नहीं चलेगा। पहले तो T1 T2 निकालना है हम लोग को, फिर T3 T4 निकालना है। तो लंबा क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन 20 मार्क्स का है और कंपलसरी क्वेश्चन है ये नहीं किया तो आपका 20 मार्क्स किया यानी कि 50 हो गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पावर दिया हुआ है, तो हम लोग को पावर से और n आरपीएम से हम लोग को क्या मिल जाएगा, विल गेट समथिंग कॉल्ड टॉर्शन या टॉर्क मिल जाएगा। तो वी विल यूज 2 पाई एन टी बाई 60 इंटू 1000, ये हम लोग को 45 किलोवाट दिया हुआ है, किलो में है इसलिए 1000 से डिवाइड किया है। फाइन, या 1000 से डिवाइड नहीं करके 1000 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो बात की है, 1000 को उधर ले जाओ तो 45,000 वाट हो जाएगा। सो यहाँ से टॉर्सन मिल जाएगा हम लोग को। टॉर्सन इज इक्वल टू 60 इंटू 45 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई ट्वाइस बाई एन का वैल्यू है 400 आरपीएम। तो यहाँ से अगर हम लोग मेजर करते हैं, इफ आई मेजर दिस, तो 60 इंटू 45 इंटू 1000 divided by 800 pi, I'm getting the value as 1074.29, so I'm getting 1074.3 क्या न्यूटन मीटर, इतना का टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, तो टॉर्क मिला। अब आपको बता देता हूँ एक और चीज, यूजिंग बेल्ट टेंशन। जब बेल्ट टेंशन होता है ना, तो बेल्ट टेंशन जो होगा यूजिंग द बेल्ट टेंशन, हम लोग टॉर्सन कैसे लिखते हैं, तो टॉर्सन इज गिवन एज T1 माइनस T2 इनटू R1। R1 इज द रेडियस ऑफ द लार्जर पुली या द फर्स्ट पुली, और R2 इज द रेडियस ऑफ द सेकंड पुली। ठीक है, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे, यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, R2 या R1 में। तो T1 minus T2 into R1, ये भी टॉर्सन, एंड दिस इज ऑल्सो द सेम एज T3 minus T4 into R2। फाइन, पहला इक्वेशन को यूज करते हैं गाइस, T1 minus T2 into R1, पहला का डायमीटर 800 mm है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.4 mm या 400 mm, तो रेडियस हो जाएगा 400 mm, तो मीटर में कितना हो जाएगा 0.4 मीटर, इज इक्वल टू 1074.3 न्यूटन मीटर। अब हम लोग को पता है, वी नो दैट T1 by T2 रेशियो ऑफ बेल्ट टेंशन इज गिवन एज दिस, T1 by T2 is equal to 3, T3 by T4 is equal to 3। तो T1 can be written as 3T2, तो 3T2 minus T2 into 0.4 is equal to 107.74.3 न्यूटन मीटर। तो हमारे पास ट्वाइस T2 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 1074.3, तो T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1074.3 डिवाइडेड बाय 0.8, 2 इंटू 0.4 0.8। तो आई एम गेटिंग दिस वैल्यू एज, आप लोग कैलकुलेटर निकालो, 1074.3 डिवाइडेड बाय 0.8, आई एम गेटिंग द वैल्यू एज 1342.875, 1342.875 न्यूटन। T2 का वैल्यू ये आया, तो वी नो T1 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ T2। देख लो, थ्राइस ऑफ T2,
थ्राइस ऑफ T2 कर देंगे तो I'll मल्टीप्लाई जो भी रिजल्ट आया उसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो I'll get the value as 4028.625 Newton. So I got T1 and I got T2. Similarly, I'll use T3 minus T4 into R2 to have the same torsion. Torque same होगा guys. 1074.3 Newton meter. So T3 I don't know, T4 I don't know, R2 छोटा वाला जो पुली है, तो छोटा वाला पुली का डायमीटर आपको 500 mm दिया हुआ, तो R2 250 mm हो जाएगा guys, 250 mm. ठीक है, तो R2 will become 250 mm. तो R2 का वैल्यू हो जाएगा 0.25 इक्वल टू 1074.3. और हम लोग को पता है T3/T4 इज इक्वल टू थ्राइस 3. तो हम लोग के पास थ्राइस T4 माइनस T4 इज ट्वाइस T4 इंटू 0.25 इज इक्वल टू 1074.3. T4 का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, ये 0.25 को ठीक से लिख देता हूँ, तो 2 इंटू 0.25 तो 0.5, 0.5 नीचे जाएगा यानी कि ट्वाइस हो जाएगा. 0.5 को हम लोग हाफ लिख सकते हैं, तो हाफ का 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई हैव 1074.3 इंटू 2, हमारे पास आ जाएगा 2148.6. और T3 आ जाएगा हमारे पास, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो आई हैव 6445 2148 है 6445.8 न्यूटन. तो T3 और T4 पे आ गया, T1 T2 आ गया, T3 T4 आ गया. अब ध्यान से सुनना तो प्लीज, T3 प्लस T4 जो पुली में, ध्यान से सुनना. हाँ अब भी, तो अगर हम लोग ऐसे देखते हैं शाफ्ट को, अगर पुली हटा देते हैं, इफ आई व्यू द शाफ्ट समथिंग लाइक दिस, तो पहला वाला पुली में टोटल फोर्स ऐसे लग रहा है हॉरिजॉन्टल T1 प्लस T2, और सेकंड वाला केस में नीचे की तरफ लग रहा है 60 डिग्री पे, यहाँ पे ऐसे करके 60 डिग्री पे T3 प्लस T4. यानी कि अगर हम एंड व्यू देखते हैं और सेंटर से देखते हैं, तो एक लगेगा ऐसे T1 प्लस T2 और दूसरा लग रहा होगा ऐसे करके T3 प्लस T4, ये 60 डिग्री पे लग रहा होगा. यही है, यहाँ पे ही गेम है सब. अभी तक हम लोग 25% पे ही पहुंचे हैं क्वेश्चन का, अभी और बाकी है. तो T1 प्लस T2 करके देख लो कितना होगा. तो T1 प्लस T2 अगर करते हैं तो आई हैव 4028.625 प्लस 1342.875. So I'm getting the value as 5371.5. So T1 plus T2 I'm getting as 5371.5. और दूसरा वाला है हमारे पास 6445.8 प्लस 2148.6. I'm getting the value as 8594, यानी कि T3 plus T4 I'm getting as 8594.14. तो ये हमारा, इसको हम लोग मान लेते हैं T डैश, इसको T डबल डैश मान लेते हैं, कुछ ऐसा. टोटल टेंशन, तो टोटल टेंशन कितना हो रहा है इन द फर्स्ट पुली 5371.5, दूसरा इतना हो रहा है ऑल न्यूटन. तो ध्यान से सुनना कैसे. अब क्या करेंगे हम लोग, अब शाफ्ट जो है यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं. शाफ्ट में क्या क्या आ रहा है, एक और चीज, चलो ठीक है, इसको जो वाला जो T3 प्लस T4 है इसको हम लोग रिजॉल्व कर देते हैं जैसे दो पार्ट में. सो ये 60 ऐसे है, 60 है, तो इधर आएगा तो साइन 60 हो जाएगा. तो ये T डबल डैश, इसको हम लोग T डबल डैश मान लेते हैं, T डबल डैश साइन 60, और ये उधर चला जाएगा, ये उधर रिजॉल्व होगा, आई हैव T डबल डैश cos 60. तो टोटल हॉरिजॉन्टल लोड
टोटल हॉरिजॉन्टल लोड ना, तो हॉरिजॉन्टल लोड पी एच कितना लग रहा होगा, टी डैश विच इज T1 प्लस T2 प्लस टी डबल डैश कितना cos 60, ये हॉरिजॉन्टल लग रहा होगा T1 प्लस T2 यानी कि दिस इज टी डैश प्लस टी डबल डैश cos 60 और P वर्टिकल जो नीचे लग रहा होगा that will be equal to T double dash sin 60. Am I clear all of you? Yes or no? All of you in this class? समझ में Yes, है? sir. समझ में है? Yes, sir. अब PV के वजह से शाफ्ट वर्टिकल प्लेन में बेंड करेगा. So the shaft will, because of PV, the shaft will bend in vertical plane ऐसे करके नीचे की तरफ, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में पीएच की वजह से बेंड करेगा. हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये वर्टिकल प्लेन है. अब यहां से आपको ए और बी पे, एट ए एंड एट बी यू विल हैव टू डिटरमाइन द रिएक्शंस. आपको हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और वर्टिकल रिएक्शंस निकालना पड़ेगा. तो टी डबल डैश साइन 60 कहाँ काम कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर शाफ्ट ऐसे देखते हैं तो टी डैश यहां काम कर रहा है और यहां पे टी डबल डैश cos 60 हॉरिजॉन्टल ऐसे काम कर रहा है और नीचे की तरफ काम कर रहा है टी डबल डैश साइन 60. यह है आंसू का लेवल. पढ़ाएगा कुछ नहीं कॉलेज में, क्वेश्चन देगा बहुत बड़ा बड़ा. ठीक है, ये कहानी है गाइस. और आप लोग को बचाने के लिए मैं आता हूँ, तो आप लोग को मेरा ही क्लास नहीं करना होता, पता नहीं क्यों. तो यहाँ पे ये डिस्टेंस है हमारे पास 500 का, ये डिस्टेंस है हमारे पास 1200 का, ये ए है, ये बी है और टोटल डिस्टेंस है 1.5 मीटर का. तो 1500 mm ये हो गया, या 1.5 मीटर लिख लो. ये 1200 mm है तो 1.2 मीटर लिख लो, इसको 1.5 मीटर लिख देते हैं. और ये 0.5 मीटर है 500 mm पे. ठीक है भाई. तो अब हम लोग इसका निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट्स एंड ऑल. तो हम लोग क्या करेंगे, सी गाइस. अब सपोर्ट्स एट द बियरिंग्स, तो बियरिंग पे कितना सपोर्ट लग रहा है वो निकालेंगे. तो यहाँ ए पे और बी पे हॉरिजॉन्टल यानी कि पूरे शाफ्ट पे हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लग रहा है, वर्टिकल फोर्स भी लग रहा है. तो रिएक्शन भी दो तरह का होगा, आर ए एच और आर बी एच. मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल 4th सेमेस्टर. और नीचे के डायरेक्शन में काम कर रहा है ऐसे, ये टी डबल डैश साइन 60. तो ऊपर की तरफ लगेगा आर ए वी वर्टिकल और यहाँ पे लगेगा आर बी वी वर्टिकल. यानी कि आर ए एच प्लस आर बी एच दोनों मिलके आर ए एच प्लस आर बी एच विल बी इक्वल टू टी डैश प्लस टी डबल डैश प्लस टी डबल डैश cos 60. पहला इक्वेशन. ठीक है. अब आर ए और आर एच और आर बी एच नहीं पता है आप लोग को अभी, तो दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा कैसे. जब तक ये नहीं निकलेगा हम लोग को ये वाला पॉइंट पे, यानी कि ये ए हो गया, ये बी हो गया ना, ये सी, ये डी. तो सी पे बेंडिंग मोमेंट कितना है, डी पे बेंडिंग मोमेंट कितना है, नहीं पता चलेगा. और जब तक सी और डी का बेंडिंग मोमेंट नहीं पता चलेगा तो हम लोग बेंडिंग इक्वेशन नहीं यूज कर पाएंगे. एम बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई बाई यूज नहीं कर पाएंगे. गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू गाइस. और टॉर्शन टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर किया, टॉर्शन तो आ गया है मेरे पास. टॉर्शन कितना है 1074 था ही. दिस वाज वी नो 1074.3. दिस इज वी नो दैट न्यूटन मीटर, ये तो है. तो यहाँ से शियर स्ट्रेस तो निकल जाएगा, लेकिन डायरेक्ट स्ट्रेस निकालने के लिए या नॉर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए हम लोग को बेंडिंग मोमेंट की जरूरत है. बेंडिंग मोमेंट तभी निकलेगा जब हमारे पास सपोर्ट रिएक्शंस होगा. इफ यू डोंट बिलीव मी, अगर ये आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, गेट का क्वेश्चन यही था, कविता ने भेजा था मुझे. जस्ट मिनट. क्या नाम है, सिलेबस एंड यूनिवर्सिटी PYQ मशीन डिजाइन 5th सेमेस्टर गाइस.
तो रिवेटेड बर्थ जॉइंट, स्क्रू जैक, ठीक है। यहाँ पे ऐसे इस तरह का क्वेश्चन रहेगा गाइस, जस्ट अ मिनट, यहीं से लिया था मैंने, हाँ क्वेश्चन इसी का पेपर से गाइस। हाँ 1.8 मीटर यहाँ पे भी दिया है, 20 है, प्रेशर एंगल के हिसाब से दिया हुआ है। तो मिजन टू हो दिया ऐसा, हाँ कविता, ठीक है सर। यस तो सर। ये वो क्वेश्चन दिया है ऐसा। तो यहाँ पे जस्ट मिनट कहीं है, इसी में था गाइस, ठीक है। द क्वेश्चन वाज हियर समव्हाट, उस बंदे ने ये देखो वो क्रॉस मार्क क्या है कि हुआ ही नहीं, तो वही बात है, यहाँ का क्वेश्चन है। तो आर ए एच प्लस आर बी एच इतना है, और इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है गाइस, मैंने देखा है शाफ्ट की तरह, शाफ्ट में यही क्वेश्चन आ रहा है ऐसा टाइप का, कभी गियर दे रहा है तो कभी पुली दे रहा है, सिंपल है सर। तो सब में आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिएक्शंस निकालना पड़ेगा, सब किसी में। तो टी डबल एस टी डैश का वैल्यू कितना था, तो टी डैश वाज T1 प्लस T2 किया था हम लोगों ने 5371.5, तो 5371.5, और टी डबल डैश 8594.4, 8594.4 cos ऑफ 60, cos 60 इज हाफ, ठीक है। तो 8594.4 इंटू cos 60, तो हमारे पास आ जाएगा 4297.2, 5371.5 प्लस 4297.2 न्यूटन। तो यहां से हमारे पास प्लस 5371.5 करने से आई एम गेटिंग द वैल्यू एज 9668.7 न्यूटन, आर एच प्लस आर बी एच, और आर ए वी प्लस आर बी वी, तो वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही है, there is only one force acting in the vertical direction, that is downwards, that is T double dash sin 60, T double dash 8594.4 into sin 60 is root 3 by 2, 8594.4 into sin of 60, I'm getting the value of 7442.968 न्यूटन। तो आर ए वी आर बी वी मिल गया, आर ए एच आर बी एच मिल गया। हम लोग को सबका वैल्यू निकालना पड़ेगा, हम लोग को हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक बेंडिंग मोमेंट लेना पड़ेगा, वर्टिकल प्लेन में एक बेंडिंग मोमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग देखो जगह लिया था, ये क्वेश्चन भी 20 मार्क्स का जो है, ये भी बहुत लंबा सा क्वेश्चन है, रिवेटेड जॉइंट्स वाला। पता नहीं आप लोग कॉलेज में पढ़ा रहा है कि नहीं, आर्यन तुम्हारे लोग कॉलेज में पढ़ाई से आने का क्वेश्चन पर शाफ्ट वर्क স্যার করাইছে। पढ़ाई से, गुड। तो हम लोग क्या करेंगे अभी यहाँ पे ऐसे करके है, ये शाफ्ट ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे करके। तो हम लोग को जैसे कि मान लो ये आर ए वी इधर है और आर बी वी इधर है, तो यहाँ पे सेकंड वाले पुली में नीचे की तरफ लग रहा था टी डबल डैश साइन 60, यानी कि दिस मच। इफ आई टेक मोमेंट्स अबाउट ए, दिस इज ए बी, यहाँ जो पुली था सी, ये डी था। इफ आई टेक सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट ए, सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट ए इन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं नीचे की तरफ। तो वर्टिकल प्लेन में, प्लेन ऐसे होगा ना, इस प्लेन में ही तो रोटेशन हो रहा है ऐसे ऐसे करके। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसे होता है, इसमें रोटेशन ऐसे ऐसे होगा। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन विल बी समथिंग लाइक दिस ऐसे, और वर्टिकल प्लेन नीचे की तरफ ऐसे। तो सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट ए मस्ट बी इक्वल टू 0। सम ऑफ मोमेंट अबाउट ए अगर लेते हैं तो आर बी वी कितना डिस्टेंस पे है, 1.5 मीटर का डिस्टेंस पे, देख लो। और कैसे घूम रहा है ऐसे, आर बी वी इज एक्टिंग अपवर्ड्स, तो आर बी वी इंटू 1.5 माइनस साइन। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज को हम लोगों ने पॉजिटिव लिया है ऐसे, इफ दिस इज टेकन एज पॉजिटिव, तो क्लॉकवाइज जो है नेगेटिव होगा, तो माइनस टी डबल डैश साइन 60
तो टी डबल डैश साइन 60 यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं. वी हैव 7442.968 इंटू कितना डिस्टेंस है. दिस डी इज एट डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर यानी कि 1200 mm पे डिस्टेंस पे. So I'll have 1200 mm 1.2 meter is equal to 0. यहाँ से RBV मिलेगा. Once you get RBV, you can have RAV also. ये दोनों मिल जाएगा. Similarly, in the horizontal plane also you will apply the same thing, same moment thing. आप ऐसा सेम मोमेंट करोगे गाइस. तो यहाँ पे RAH ऐसे काम कर रहा है, RAH ऐसे काम कर रहा है, यहाँ पे T डैश काम कर रहा है, और यहाँ पे एक और वैल्यू काम कर रहा है. T डैश प्लस T डबल डैश cos 60 ऐसे काम कर रहा था, और इस पॉइंट पे यानी कि एंड पे यहाँ पे RBV काम कर रहा है. सो यहाँ पे आपको RBV काम कर रहा है ऐसा, सॉरी RBH, यहाँ पे आपको RBH काम कर रहा है. तो RH प्लस RBH तो लिखा पहला इक्वेशन हम लोगों ने 9668 ऐसे करके. तो अगर हम लोग सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट A लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में, so if I take sum of moments about A, this is A, this is B, this is C, this is D. इसका वैल्यू भी हम लोग लिख सकते हैं. T डैश प्लस T डबल डैश cos 60 9668.7. दिस इज 9668.7 और T डैश का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है ही 5371.5. 5371.5. अब अटेंशन देखो. हाँ, अबाउट MA अगर लेते हैं सम ऑफ मोमेंट अबाउट A शुड बी 0, तो RBH ऐसे घुमाएगा, ऐसे अबाउट A इस डायरेक्शन 90 डिग्री ऐसे जा रहा है, और अबाउट A हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये ऐसे घुमाएगा गाइस, ये ऐसे, टेंडेंसी ऐसे रोटेशन का है. समझ में आ रहा है आप लोगों को कौन सा प्लेन में बात कर रहा हूं मैं? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट? Yes, sir. ठीक है. तो हमारे पास RBH फ्रॉम ए कितना डिस्टेंस पे 1.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1.5, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1.2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 0.5 ऐसे करते हैं. तो हमारे पास 9668.7. अगर हम लोगों ने RBH को इस डायरेक्शन को अगर हम लोगों ने पॉजिटिव लिया है, तो ये डायरेक्शन हमारे लिए नेगेटिव होगा. तो माइनस 9668.7 इंटू कितना डिस्टेंस है 1.2 मीटर, माइनस 5371.5 इंटू कितना है 0.5 मीटर इज इक्वल टू 0. पहले RBH यहाँ से आ जाएगा, RBH आ जाएगा तो RAH मेरे पास वापस से आ जाएगा. Am I clear all of you? Yes or no? Yes, sir. All of you guys in this class, is it clear? All of you? Yes, ठीक है. Yes, sir. तो RAH RBH आ गया, RBV RAV आ गया guys. तो हम लोगों को अब शाफ्ट का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? एक वर्टिकल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा, एक हॉरिजॉन्टल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा गाइस. तो I'll have vertical bending moment diagram because of what? Because of vertical reactions and all, vertical forces. तो हम लोग पॉइंट D का बेंडिंग मोमेंट निकाल जाएगा. देखो RAV RBV दो सपोर्ट रिएक्शंस है, पॉइंट सपोर्ट रिएक्शंस है, और यहाँ पे एक ही पॉइंट लोड काम कर रहा है T डबल डैश साइन 60, जिसका वैल्यू हम लोगों ने 7442.968 लिया. तो पॉइंट D पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा गाइस, क्योंकि लोड यहाँ लग रहा है. तो लोड जैसे कि अबाउट D, तो बेंडिंग मोमेंट D निकालेंगे. प्लीज पे अटेंशन एवरीवन. तो वर्टिकल बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करेंगे. ये A है, ये B है, ये C है, ये D है. तो D पे वर्टिकल बेंडिंग मोमेंट और सैगिंग हो रहा है, पूरा का पूरा शाफ्ट जो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होता है. तो D पे निकालेंगे तो अगर यहाँ से यहाँ पे RAV काम कर रहा था, वर्टिकल का बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे RBV काम कर रहा था, और नीचे की तरफ T डबल डैश साइन 60 यानी कि 7442.968 काम कर रहा था. ऐसे
7442.968। जब आपको आर ए वी निकल जाएगा तो इफ यू मल्टीप्लाई आर ए वी इंटू डिस्टेंस 1.2 मीटर, बेंडिंग मोमेंट at D will be equal to RAV into 1.2। किसी भी सेक्शन का किधर भी ले लो, इधर ले लो या इधर ले लो, बात एक ही है। तो RAV इंटू दिस करोगे तो आपको यहाँ का बेंडिंग मोमेंट आएगा। नाउ सिंस पॉइंट लोड का बेंडिंग मोमेंट है, सिंस इट इज अ पॉइंट लोड, बेंडिंग मोमेंट स्ट्रेट लाइन बनेगा। बहुत सारा कंसेप्ट आप भूल जाते हो गया, ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। Am I clear all of you? ठीक है, फिर आपको हॉरिजॉन्टल बेंडिंग मोमेंट बनाना होगा। एक क्वेश्चन है ये गाइस, एक क्वेश्चन 1 घंटा लग रहा है सॉल्व करने में। तो हॉरिजॉन्टल बेंडिंग मोमेंट जो है यहाँ पे, इसको तो समझा के कर रहा हूं मैं इसलिए। तो यहाँ पे ए और बी, सिंस इट इज सपोर्ट, तो सपोर्ट पे कोई बेंडिंग मोमेंट होता नहीं है। तो टी डैश यानी कि पॉइंट सी या पॉइंट डी, तो पॉइंट सी पे, यहाँ पॉइंट सी है गाइस और ये पॉइंट डी है, तो पॉइंट सी पे एक बेंडिंग मोमेंट आएगा आर ए एच इंटू दिस डिस्टेंस। तो हम लोग बेंडिंग मोमेंट सी निकालेंगे, इट विल बी आर ए एच इंटू 0.5 मीटर। तो आर ए एच तो मिल गया ना, तो आर एच इंटू 0.5 मीटर, और वहां से बेंडिंग मोमेंट डी भी निकाल लेंगे इक्वल टू आर बी एच, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन का बात कर रहे हैं। विल हैव आर बी एच इंटू दिस डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक का फ्रॉम ए टू डी इज 1200 मीटर, 1200 mm, एंड टोटल लेंथ इज 1.5 मीटर यानी 1500 mm। तो बचा हुआ जो पार्ट है, दिस थिंग विल कम आउट एज 300 mm, 300 mm हो जाएगा। सो विल हैव आर बी एच इंटू, देखो यहाँ पे आर बी एच इंटू 300 mm कर देंगे तो बेंडिंग मोमेंट डी निकलेगा। I'll have RBH is into 0.3। ये सारा स्ट्रेट लाइन होगा गाइस, ठीक है। तो RBH मान लेते हैं, अब ये ऐसे निकला, फिर RBH पे कुछ निकला, फिर दोनों पे हम लोग ऐसे कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे ऐसे स्ट्रेट लाइन से, तो सी डी ऐसे करते हैं। तो हमारे लिए 2 पॉइंट ही इंटरेस्टिंग है, सी एंड डी। तो तब जाके हम लोग का बेंडिंग मोमेंट एट सी यानी कि एफ सी वी एम सी एच एम डी एच, और यहाँ पे हमारा बेंडिंग मोमेंट डी ए पे निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें तो नेट बेंडिंग मोमेंट एट सी विल बी इक्वल टू, यहाँ से हम लोग को पता भी चल जाएगा ना ये डिस्टेंस कितना है। ये तो वर्टिकल वाला बात कर रहे हैं, दिस इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे भी सी निकलेगा कुछ, क्योंकि यहाँ जीरो तो नहीं है, समथिंग इज देयर। तो एट पॉइंट सी हम लोग आर ए पी इंटू दिस डिस्टेंस 0.5 मीटर करेंगे तो हम लोग को बेंडिंग मोमेंट सी निकल जाएगा। तो हम लोग को यहाँ का दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करके अंडर रूट करना पड़ेगा। तो आई हैव एम सी वी स्क्वायर प्लस एम सी एच स्क्वायर, तो दिस इज बेंडिंग मोमेंट एट सी। फिर बेंडिंग मोमेंट एट डी, तो एम डी वी स्क्वायर प्लस एम डी एच स्क्वायर, हम लोग को एम डी एम सी मिलेगा नेट। जब MC और MD मिल जाएगा, जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, विच एवर वुड बी द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, उसको हम लोग पकड़ेंगे। आप बताओ कितना आसान है आज तो। फिर हम लोग उसको पकड़ेंगे, विल गेट होल्ड ऑफ दैट। तो यहाँ से कोई एक M मैक्स मिलेगा, तो हम लोग M मैक्स को यूज करके M मैक्स बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई करके हम लोग सिग्मा निकालेंगे, और टॉर्सन को T बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर को निकाल के हम लोग यहाँ से टाउ निकालेंगे। गेटिंग अ पॉइंट ऑल ऑफ यू, ठीक है। फिर अभी क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो अब डिजाइन द शाफ्ट ड्राइव। अब ये शाफ्ट का मटेरियल आप कुछ ले लो, किससे, डिजाइन डेटा हैंडबुक से ले लो। माइल्ड स्टील का शाफ्ट है या हाई स्पीड स्टील का शाफ्ट है, कंसिडर द मटेरियल। तो मटेरियल कंसिडर करोगे तो मटेरियल का वहां से आप प्रॉपर्टी निकाल सकते हो, कितना सिग्मा कितना टाउ निकाल लो। तो फिर कॉम्बाइंड बेंडिंग एंड टॉर्सन लगाओ। तो कॉम्बाइंड बेंडिंग एंड टॉर्सन में एक बार सिग्मा मैक्स के लिए करो, एक बार टाउ मैक्स के लिए करो डिजाइन।
तो सिग्मा मैक्स के लिए एक डायमीटर मिलेगा, इसके लिए एक डायमीटर मिलेगा। दोनों में से जो लार्ज होगा वही शाफ्ट का डायमीटर होगा। दैट्स इट। दिस इज वेयर यू विल गेट 20 मार्क्स फॉर द क्वेश्चन। गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू गाइस? ऑल ऑफ यू इन Yes, दिस sir. क्लास? समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये क्वेश्चन को तुम्हारा ग्रुप में दिया हुआ है, आप ग्रुप में है, आप जाके इस क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस करो एक बार। ये प्रैक्टिस करो एक बार और पीडीएफ बना के मेरे को भेजो प्रैक्टिस करने के बाद। नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस अबाउट द रिलेटेड जॉइंट्स एंड ऑल। डिफिकल्ट है भाई, ये सब सारा कुछ डिफिकल्ट है। दिस ऑल थिंग्स आर डिफिकल्ट। क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, बहुत सारे स्टेप है, इसको 4 स्टेप में सॉल्व करना है। पहले डायमीटर ऑफ द रिवेट चूज करो, फिर डायमीटर ऑफ द होल चूज करो, फिर नंबर ऑफ रिवेट्स पता करो, रिवेट वैल्यू पता करो। जो नंबर ऑफ रिवेट्स पता होगा उससे, नंबर ऑफ रिवेट्स पता होने के बाद वी विल डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ पीटी, पीएस एंड पीसी। फिर वहां से एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट निकालेंगे, पिच का वैल्यू निकालेंगे। सारा कुछ याद रखना पड़ेगा ना आपको। और डिजाइन डेटा हैंडबुक में आपको रिलेशंस मिलता है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना ये नहीं बताता है वहां पे। और डिजाइन डेटा हैंडबुक आपको वहां से प्रोवाइड करेगा, आप लेके नहीं जा सकते हो, तो चीटिंग करने का कोई सवाल ही नहीं है। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? यस और नो? ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं गाइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, हैव अ वेरी गुड नाइट। गुड नाइट सर।